टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ होंगे इस बार जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। उत्तराधिकारी को मिली संपत्ति पर कैसे होगा टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्स बचाने के लिए निवेश करने से पहले किन किन बातों का रखें ख्याल, और साथ में ये भी बताएंगे कि गलत टैन नंबर भरने से अगर अटका है रिफंड तो क्या है इसे वापस पाने का तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहली बात वह टैक्स बचाने के लिए निवेश करने को लेकर के। दरअसल अक्सर लोग निवेश करते हैं कि बेहतर रिटर्न हो, लेकिन इसमें कई बार टैक्स की देनदारी को भूल जाते हैं। तो टैक्स के लिहाज से निवेश किया जाए कि रिटर्न पाने के लिहाज से निवेश किया जाए, दोनों में कई बार दुविधा होती है। तो इसी दुविधा को दूर करें गौरी के साथ। गौरी, कई लोगों के पास ऑफिस से मेल आने शुरू हो गए हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या था, ताकि हम पूरे साल के टैक्स का कैलकुलेशन कर सकें। तो लोग आपी धपी में अभी भी इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि बेहतर रिटर्न हो तो इस पर इन्वेस्टमेंट करें, कई बार होता नहीं टैक्स किस पे कम लगे उस पर इन्वेस्टमेंट करें। तो आपके हिसाब से तवज्जो किसको देनी चाहिए? देखिए, इसमें लक्ष्मण बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जल्दबाजी में क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपसे डिक्लेरेशन मांग ली है या साल ख़त्म होने वाला है, तो उस टाइम पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर आप गलत इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं। जैसे कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें आपको, जैसे सपोज कीजिए आपने लिया 50,000 रुपये साल में आपको देने हैं, तो उसमें ये होता है कि अगले 5 साल तक आपको देने हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। या फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है या आपको टैक्स बचाना है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको लिक्विडिटी कितनी चाहिए, यानी कि आप क्या उस पैसे को अगले 10-15 साल तक ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि 80C के जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे PPF हो गया, PF हो गया, या कुछ यूलिप प्लान्स हो गए, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, उसमें पैसा आपका कई साल तक ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप ELSS में जाते हैं तो सिर्फ 3 साल के लिए ब्लॉक होता है। तो आपको ये देखना है कि आप कितने साल तक के लिए पैसा ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, आपको देखना है कि आपका टैक्स फ्री कहाँ हो रहा है पैसा। तो अगर आप कोई टैक्सेबल FD कराते हैं तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। आप ELSS कराते हैं तो 1 लाख तक का प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है, जो मुझे लगता है कि सबसे कम है। इसके अलावा PPF तो आपका एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर यूलिप की बात करें तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यूलिप में और ELSS में आपको कंपैरिजन करना है कि कमीशन कहाँ कम है, क्योंकि यूलिप में अक्सर कमीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कमीशन जो उनको जा रही है वो आपकी ही रिटर्न में से निकल के जा रही है। तो आपको ये देखना है कि आपकी कमीशन कहाँ बच रही है ताकि आपको रिटर्न मिले। और आखिरी आपको देखना है कि अल्टीमेट गोल आपका वेल्थ क्रिएशन है अगर, तो आपको सबसे अच्छी रिटर्न कहाँ मिल रही है। आपको NPS में मिल रही है, आपको ELSS में मिल रही है, PPF में मिल रही है, FD में मिल रही है, वो कंपैरिजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि रिटर्न एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू होता है जब भी आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न और एक तरह से लिक्विडिटी। मुझे लगता है कि यहाँ पे टैक्स को कहीं ना कहीं आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप देखें तो आपको रिटर्न अगर अच्छी आ रही है तो आपको लिक्विडिटी और रिटर्न दरकिनार कर नहीं, मेरा मतलब है जो रिटर्न आप देख रहे हैं, जैसे अगर कहीं पे आपको 10% रिटर्न आ रही है तो आप ये कैलकुलेशन करें कि पोस्ट टैक्स रिटर्न आपकी कितनी बन रही है। तो जहाँ पे रिटर्न ज्यादा है, जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, वहां पे आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें टैक्स बचाने के लिहाज से, तो आप उस रिटर्न को देख तो रहे हैं, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न को देखिए, यानी टैक्स कटने के बाद कितना रिटर्न आपके पास आ रहा है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। और ऐसा आज की तारीख में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग अभी भी चालू कारोबारी साल में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से सुनील जोशी जी। जोशी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 2006 में मेरी कंपनी ने मुझे ESOPs दिए थे। इसमें डेनिश मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड आउट ऑफ डेनमार्क है, ये है हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो वही शेयर जो है वो मैं बेचना चाहता हूँ। तो मेरे क्वेश्चन है रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी, क्या मुझे दोनों जगह टैक्स पे करना पड़ेगा, डेनमार्क में भी और इंडिया में भी? आप इंडिया में आप रेजिडेंट हैं, आप इंडिया में ही काम कर रहे हैं? जी, मैंने इंडिया में ही काम किया है और अभी भी मैं इंडिया में ही हूँ।
ठीक है, ठीक है। तो देखिए इंडिया में जैसे अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी जितनी भी इनकम अराइज हो रही है इंडिया में या आपको बाहर से कोई इनकम आ रही है, वो सारी की सारी इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो आपने जो आपको इसॉप मिले हैं उसमें जो आपको गेन हुआ है वो आपको उस पर इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप दूसरे देश में भी टैक्स दे रहे होंगे उसके ऊपर, क्योंकि इनकम वहाँ की इनकम है, तो आपको एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया जाता है इंडिया का बाकी देशों के साथ। ऐसा हर देश का अपने बाकी देशों के साथ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो आप इंडिया का जो उस कंट्री के साथ अग्रीमेंट है उसमें जो भी क्लॉज आपके लिए बेनिफिशियल है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, उस कंट्री में भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में आपको टैक्स देना है और अगर डीटीए आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट दिया गया होगा उस कंट्री के साथ, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं कटक, जहां से पार्था चटर्जी भट्टाचार्य साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भट्टाचार्य साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? हमारा ये ऐसा है कि हमारा छोटा भाई का दुखदांत हो गया लास्ट ईयर को। अच्छा। तो उनका पास बहुत सा पुराना शेयर इंश्योरेंस सब करे थे। तो उसका जो हम लोग दो भाई लीगल हेयर है उनका, वो शादी नहीं करे थे। तो उनके जो बहुत सारे शेयर्स है पुराना शेयर, तो बहुत 20-30 लाख का उसका ऊपर होगा और इंश्योरेंस का भी है। तो उसका जो हम लोग लीगल हेयर का हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, थोड़ा जानना चाहते हैं। और दूसरा बात है उनका लास्ट ईयर को निधन हुआ था, वो उसका टैक्स फाइल नहीं हुआ है। अब आपने समझ लिया? तो, मैंने समझ लिया, लेकिन मेरा एक सवाल है, तो आपके जो ब्रदर हैं उन्होंने विल बनाई थी क्या कोई? नहीं, विल तो नहीं बनाई विल नहीं बनाई थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर किसी की विल होती है तो विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने विल नहीं बनाई थी तो लीगल एयर जितने हैं उनमें इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा। तो अब इसके बाद आती है टैक्स की बात, क्योंकि आपने पूछा इसमें टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो जो भी आप प्रॉपर्टी या कोई भी पैसा, कुछ भी एसेट आप इनहेरिट करते हैं किसी से, अपने फादर से, मदर से, ब्रदर से या किसी से भी आप इनहेरिट करते हैं, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ये सारा का सारा पैसा आपका टैक्स फ्री होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो टैक्स की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए और जितना उनके जितने एसेट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज कितने सालों तक रखना है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इनकम टैक्स विभाग नोटिस बहुत ज़्यादा भेजे और कई सारे मामले तो ऐसे जो सालों पुराने फिर भी उनको नोटिस भेजा जा रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि अब पुराने मामलों में नोटिस आ रहा है, तो ऐसे में एक टैक्स पेयर होने के नाते हमें कितने पुराने दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे तो डॉक्यूमेंट रख नहीं सकते हैं या फिर डिजिटल करके रखना होगा। तो आप लोगों का क्या असेसमेंट है? ठीक है, देखिए इसमें ऐसा होता है कि पहले तो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको कितने साल तक डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो हम हिसाब लगाते हैं कि कितने साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। तो जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है उतने सालों के डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। हालांकि मैं बताऊँ कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पुराने कहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करके रखे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से फाइल मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं रखते हैं, तो उनको रखना है। अगर आप बात कर रहे हैं एक नॉर्मल केस की, उसमें आपको 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आपको नोटिस आ सकता है। तो इतने साल तक तो आपको अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करके रखनी है। सामान्य टैक्स पर 3 साल तक का रखे तो काम चल जाएगा। लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट जो इवेजन है वो 50 लाख से ज्यादा का बनता है, तो ये नोटिस आपका 10 साल तक आ सकता है। तो अब
अगर आपको लगता है कि आपका बहुत छोटा आपकी रिटर्न है, जैसे आप 5-10 लाख की रिटर्न भरते हैं और आपका इतना टैक्स एवेजन हो ही नहीं सकता, तो आप 10 साल की फिगर 10 साल की जो टाइमलाइन है इसको फिर भी भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी खासी रिटर्न भरते हैं, अच्छी खासी आपकी इनकम है, तो आप 10 साल तक जो है अपने 10 साल तक तो बड़ा लंबा चौड़ा 10 साल। और यहाँ पे एक और कैच है, अगर आपकी कोई इनकम फॉरेन एसेट से रिलेट करती है तो ये नोटिस आपको 16 साल तक आ सकता है। तो ये 3 टाइमलाइंस हैं, लेकिन जो मेन है छोटे जिनकी रिटर्न जाती है, बहुत मैसिव रिटर्न नहीं है, उनके लिए 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जल्दी से 2 छोटे-छोटे सवाल मेरे पास हैं। एक तो डॉक्यूमेंट को अपने पास फिजिकल कॉपी रखने की बजाय अगर हम स्कैन करके सबको रख लें डिजिटल बना के, तो उसको इनकम टैक्स विभाग जरूरत पड़ने पर एक्सेप्ट करेगा? देखिए, कई लोग रखते हैं, बट मेरा मानना ये है कि फिजिकल रखें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। एक और सवाल की, डॉक्यूमेंट किस तरह रखने हैं? देखिए, सब कुछ ही रखना है आपने। जैसे आप जब रिटर्न भरते हैं तो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर ली जाती है। यानी कि आपने बोला आपने 80C में पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको मान लेता है, लेकिन उसकी जो सपोर्टिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। कल को नोटिस आएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा कि ये 1.5 लाख क्या आपने सही में इन्वेस्ट किया था, तो उसका प्रूफ आपको देना होगा कि हाँ, ये मैंने सही में इन्वेस्ट किया था। जितने भी आप टैक्स डिडक्शन के क्लेम करते हैं, सारे टैक्स डिडक्शन के क्लेम, और जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उनके जितने खर्चे वो बुक कर रहे हैं, वो सारे खर्चों के इनवॉइसेस उनके पास होने चाहिए, और जितनी इनकम उनकी आ रही है उसके इनवॉइसेस होने चाहिए, वो सब कुछ उनके पास होना चाहिए। चलिए, एक कॉलर हमारे पास बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं फोन पे, रायपुर से हैं ML जोटवानी जी। जोटवानी साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माफी चाहूंगा, आपको लंबे समय तक फोन पे होल्ड करके रखा हमने। हालांकि आपको सुन ही रहेंगे, हम लोगों के जो बातचीत हो रही थी, बड़े काम की बातचीत थी। बताएं, क्या उलझन आ गई आपकी? उलझन क्या है, मेरा बेटा दुबई में ऑटोमेशन इंजीनियर का जॉब कर रहा है, ये सितंबर 21 से। हाँ। तो उसका कुछ क्वेरीज इसके बारे में, कि उसका स्टेटस से NRI कब होगा। अपने 2021-22 का फाइनेंशियल में उसने एज ए रेजिडेंट ITR फाइल किया था। और दूसरा क्या, उसका ये सेविंग अकाउंट है, ये रायपुर में कुछ इन्वेस्टमेंट है उसके सेविंग अकाउंट में, FDR में, TPF में, सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट में और म्यूचुअल फंड में। तो इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, और इसका स्टेटस क्या रहेगा इस साल में? ठीक है, तो देखिए, आपके जो बेटे हैं वो इस साल में नॉन रेजिडेंट होंगे अगर वो इंडिया में 182 डेज से कम रहे हैं। अगर वो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं तो वो इंडिया में रेजिडेंट ही माने जाएंगे। दूसरा क्लॉज ये है कि अगर उनकी इंडिया में इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो ये जो 182 डेज की टाइम लिमिट है ये कम होके 120 डेज हो जाएगी। तो ये आपको देखना है, इसमें दोनों में से कहीं अगर वो फॉल कर रहे हैं 182 डेज से ज़्यादा या 120 डेज से ज़्यादा और 15 लाख से ज़्यादा की इनकम, तो आपका वो रेजिडेंट हो जाएंगे इंडिया में। अब सपोज करें वो नॉन रेजिडेंट हैं इंडिया में और वो अब दुबई जा चुके हैं, तो उस केस में जो आपने बोला रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट उन्होंने खोला है इंडिया में, वो नहीं रख पाएंगे। फेमा के अकॉर्डिंग विद इन अ पीरियड ऑफ रीजनेबल टाइम, यानी कि बहुत जल्दी आपको अपने जो सेविंग्स अकाउंट हैं उनको कन्वर्ट कराना होगा NRE और NRO अकाउंट में। और आप जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है जो हम रेजिडेंट्स रखते हैं इंडिया में, वो नहीं रख सकते बिल्कुल भी। और तो आपको ये जल्दी से खुलवाना होगा। उसके अलावा जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो आपने बताया आपने म्यूचुअल फंड्स और ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वहाँ पे भी हर जगह आपको उनका स्टेटस अपडेट कराना होगा कि वो अब रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन रेजिडेंट भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे स्टेटस उनका नॉन रेजिडेंट शो होना चाहिए, वहाँ पे रेजिडेंट नहीं दिखा सकते वो। तो चलिए, यहाँ पे रेजिडेंट अब तक नहीं दिखा सकता अभी जो नियम है इसके हिसाब से। फिर भी कोई उलझन हो तो उनको अपने बेटे को कह सकते हैं, डायरेक्ट अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप करें tax@moneycontrol.com पर, हम लोग सीधा उनसे बातचीत करा सकते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट की, और ज़्यादा सटीक सलाह यहाँ पे दी जा सकती है अगर और ज़्यादा जानकारी वो शेयर करना चाहते हैं तो। चलते हैं अब आगरा, जहाँ से अजय कुमार जी का एक ईमेल आया है। इनका सवाल बड़ा ही कॉमन है, जो बहुत सारे लोगों के अंदर ये दुविधा रहती है कि अगर टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपया है
और शेयर से 4,32,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बनता है और साथ ही फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट से ब्याज पर 56,000 रुपये का इनकम बने तो टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? मतलब इनको शेयर से अच्छी खासी कमाई हुई है 4,32,000 रुपये की शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो देखिए इनका जो क्योंकि इनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है नॉर्मल इनकम, सिर्फ एफडी का जो इंटरेस्ट आ रहा है इनका सिर्फ उतना ही 56,000 आपने शायद कहा, वो ही इनका इनकम है। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि 2.5 लाख में से आप 56,000 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो बैलेंस अमाउंट आएगा उस पे आपको 15% टैक्स देना है और यहाँ पे नॉर्मल इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका ये सब टैक्स फ्री हो जाएगा। तो सिर्फ जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या अगर आपकी कोई और इनकम है तो फिर उसके ऊपर टैक्स बनेगा, बट अगर यही 2 इनकम है आपकी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपका 15% टैक्स आपको देना होगा, इक्विटी का अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या होगा गलत टैन नंबर भरने का खामियाजा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और अब चलते हैं अलीगढ़ जहां से प्रेम बिहारी वैश्य जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रेम साहब नमस्कार। नमस्कार आपको भी और हमारी टैक्स एक्सपर्ट हैं गौरी चड्ढा। एक्चुअली क्या है कि गौरी जी को भी नमस्कार जी। मेरी वाइफ की डेथ के बाद में मुझे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस मिला जिसमें उन्होंने पेनल्टी इम्पोज की। जो मेरे सीए है उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है कि जिसमें अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद में कोई सर्विस टैक्स का लेन देने का मतलब है नहीं। तो मेरी वाइफ प्रोफेशनल नहीं थी, वो अपनी हॉबी के लिए ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी नीडी स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी पैसा उन्होंने अर्न किया था 5-7 साल में वो उनकी क्रिटिकल इलनेस बीमारी में सारा रुपया खर्च हो गया। अच्छा। अब उनके पास कोई प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस तरह का कोई डिसीजन दिया था, क्या वो उनकी डेथ के बाद में सर्विस टैक्स के लिए हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं? थैंक यू। ठीक है, तो देखिए इस पे कुछ जजमेंट्स हैं जो ऐसा बोलती हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो लीगल एयर हैं उनकी एसेट्स के ऊपर आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपकी वाइफ के कुछ पर्सनल एसेट्स होते तो वो अटैच हो सकते थे। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि उनका सारा बैंक बैलेंस वगैरह उनकी क्रिटिकल इलनेस में ख़त्म हो गया, उन्होंने सारा इलाज में ख़त्म कर दिया पैसा, तो जो डिपार्टमेंट है वो उनका बैंक अकाउंट अगर अटैच भी करेगा तो उसमें कुछ है नहीं, तो आपका बैंक अकाउंट वो अटैच नहीं कर सकता। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस को आप थोड़ा सा फॉलो अप कीजिए। आई थिंक आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक प्रॉपर रिप्लाई बना के दे दीजिए। आई थिंक आपके सीए ने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये केस आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि गौरी ने बताया कि आप इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को अपने टैक्स ऑफिसर को बताएंगे तो शायद उसको गंभीरता से देखेंगे, और चूंकि बहुत ज़्यादा टैक्स की देनदारी बनती नहीं होगी, क्योंकि प्रोफेशनल ट्यूटर नहीं थी, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। चलते हैं अहमदाबाद जहाँ से हमारे साथ अशीत शाह साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाह साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। बताएं क्या सवाल आपके पास? मैंने असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR 3 फाइल किया था। उसमें जो मेरा जो TDS हुआ लगा था, वो TDS के लिए मैंने जब रिफंड क्लेम किया रिटर्न में, तो उस वक्त गलती से मैंने कान नंबर गलत डाल दिया। अच्छा। तो अब मैंने उसका रिफंड क्लेम किया था 22-23 में क्लेम किया था। तो मेरा मीन्स 143(1) में नोटिस आ गया, तो उसमें वो TDS रिफंड नहीं आया। ठीक है, तो आपको
इस रिटर्न को आप इसको रिवाइज कर सकते थे। 31 दिसंबर तक रिटर्न रिवाइज करने की ड्यू डेट थी, बट आई थिंक आप वो मिस कर चुके हैं। इन्होंने लिखा है कि 1 नवंबर 2022 को रेक्टिफिकेशन में फाइल किया था, जो इन्होंने आपको रिटर्न रिवाइज करनी थी। अच्छा, रिवाइज करनी थी रिटर्न, और उसमें सही टैन नंबर डालना था। आपने क्या किया था सर? मैंने रिटर्न रिवाइज करके अगेन सबमिट कर दी थी ठीक है। अराउंड 2 दिसंबर को। ठीक है। रेक्टिफिकेशन किया था मैंने। अरे रेक्टिफिकेशन अलग होता है, रिवीजन अलग होता है। अच्छा, नहीं मेरे पास जो ग्रीवियंस फाइल किया था तो उसमें ऐसा रिप्लाई आया कि आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना है। ठीक है, तो आपने वो कर दिया था? रेक्टिफाई, हाँ जी मैंने वो कर दिया था। ठीक है, तो आप फिर एक बार और दोबारा से ग्रीवियंस फाइल कीजिए ऑनलाइन। अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो आप अपना आपके पोर्टल पे जाके देखेंगे तो आपका वार्ड आ रहा होगा कि आपका कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा वार्ड है। वहाँ पे जो कंसर्न असेसिंग ऑफिसर हैं आपके, तो आप एक बार जाके उनसे पर्सनली मिलिए और उनको बताइए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, और वो आपको उसका रिफंड दे सकते हैं। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हैं। आई थिंक आपका रिफंड रिलीज हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो फिर आप हमसे संपर्क करिएगा। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।